मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। जाड़े की गुनगुनी और मखमली धूप खिड़की से सीधे कमरे में प्रवेश कर रही थी। मोहन जी खिड़की के पास खड़े धूप के साथ साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी माँ खांसती हुई घर में घुसी। मोहन जी के मुस्कुराते और चिंतामुक्त चेहरे को देख वे बोली, अरे अब तो कुछ गंभीर हो जा। तुझे देखकर तो लगता ही नहीं कि आज तू चौथी बेटी का बाप बना है। इसमें गंभीर रहने की क्या बात है माँ? बाप बना हूँ, चौथी बात, कितनी खुशी की बात है। मोहन जी माँ की तरफ मुंह कर बोले, हाँ पर बेटी का बाप, और वो भी चौथी बेटी का। इस बार तो पूरी उम्मीद थी कि पोता ही होगा। कौन से देवता के चरणों में माथा नहीं टेका, कौन सी मनौती नहीं मांगी। व्रत दान तीरथ पूजा पाठ सब बेकार गया। न जाने देवी देवता हमसे क्यों नाराज हैं। हमारा खानदान ना तो आगे बढ़ पाएगा और ना ही मेरे लड़के को। इससे पहले कि माँ आगे कुछ और बोलती, मोहन जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे माँ पर लगभग चीखते हुए बोले, बस माँ बस, कड़वा बोलने की सारी हदें पार कर दी आपने। फिर से वही पुराना राग, पोता पोता पोता। तुम्हारी इन्हीं उल जलूल अंधविश्वासी बातों की वजह से मैं किसी भी बेटी के पैदा होने पर खुशी नहीं मना पाता। घर का माहौल खराब कर देती हैं आप इन घटिया और ओछी बातों को बार बार सुनाकर। ऐसी हरकतें करने लगती हैं आप कि मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। पोता चाहिए था आपको, नहीं हुआ, पोती हुई, बात खत्म। माँ पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वे और भी ऊंचे स्वर में बोली, अरे तुझे क्या, बाहर आस पड़ोस की मेरी उम्र की सारी औरतें मुझे चार बातें सुनाती हैं। सभी के एक ना एक पोता जरूर है। मेरा इकलौता बेटा बेसहारा ही रहेगा। बुढ़ापे में कोई दो रोटी देने वाला भी नहीं रहेगा। बस माँ बहुत हो गया। आज कितनी खुशी का दिन है। कम से कम आज के दिन तो मेरा दिमाग खराब मत करो। और जो औरतें तुमसे अनाप शनाप बातें करती हैं उनसे कहना, अगर उनमें हिम्मत है तो आकर मेरे सामने ये बातें कहें। मैं उन्हें उनकी औकात याद दिला दूंगा। बेटियां मेरी हैं, उन्हें क्या परेशानी है। तभी बड़ी बेटी भक्ति खुशी से झूमते हुए वहाँ आई और चहकते हुए बोली, दादी मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया कि मेरी छोटी बहन हुई है। मैं फिर से दीदी बन गई हूँ। हाँ हाँ, एक और भवानी आ गई है। जाओ जाकर अपनी छाती से लगाकर भेंट लो। बच्चे से ठीक से बात किया करो माँ। मोहन जी चाय का कप जमीन पर फेंकते हुए बोले और भक्ति का हाथ पकड़ बड़बड़ाते हुए रागिनी के पास पहुँचे। वो कुछ घंटों पहले पैदा हुई बेटी को लेकर रो रही थी। ये क्या यार रागिनी, तुम भी ना, इतनी एजुकेटेड हो फिर भी बिल्कुल पिछड़ी सोच वाली होती जा रही हो। माँ के बारे में तो पता था तुम्हें कि अगर बेटी हुई तो वे ऐसा ही करेंगे। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। चलो पहुँचो ये आंसू। मोहन जी रागिनी का सिर सहलाते हुए बोले, मैं जरा सी खुशी देने लायक भी नहीं रही, ना माँ जी को ना आपको। एक बेटा तक नहीं दे पाई आपको। मुझे माफ़ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हो रागिनी, मैंने आज तक कभी तुम्हें ऐसा एहसास होने दिया कि मुझे बेटा ही चाहिए। मैं उन सब के मुंह पर ताला लगाऊंगा जो हमें बेटियों के माँ बाप होने का ताना कस रहे हैं। एक दिन ये सभी अपने कहे पर पछताएंगे, तुम देखना। मैं अपनी बेटियों को शिक्षा संस्कार व्यवहार में खूब काबिल बनाऊंगा। पड़ोसी रिश्तेदार जो तुम्हें बेटी होने पर ताना देते हैं वे कल हमारी बेटियों के नाम की मिसालें देंगे। सच कह रहे हैं आप, रागिनी आंसू पोंछती हुई बोली। हाँ रागिनी, अच्छा इसका कोई नाम सोचा है आपने? हाँ वो तो इसके पैदा होने के पहले ही सोच लिया था। अच्छा क्या नाम सोचा है आपने? रीति। अच्छा नाम है ना? चारों बेटियों का नाम एक जैसा, भक्ति दीप्ति नीति और रीति। कहो कैसा लगा? बहुत अच्छा है, कहकर रागिनी मोहन जी से लिपट गई। समय तेजी से बीत रहा था।
मोहन जी और रागिनी अपनी बच्चियों को लाड प्यार से पाल रहे थे। चारों बहनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी कि मम्मी पापा को अपने पास कौन रखेगा। भक्ति कहती, मैं बड़ी हूँ, इस नाते मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरी होगी। बुढ़ापे में मैं उनका सहारा बनूंगी। तुम तीनों अपने काम से काम रखना, समझी? इस पर दीप्ति, नीति और रीति तीनों एक साथ बड़ी बहन पर चिल्ला उठती, मम्मी पापा सिर्फ तुम्हारे ही हैं क्या? अक्सर चारों बहनें इसी बात पर झगड़ा करती रहती। मोहन जी इस समस्या का समाधान निकालते हुए कहते, झगड़ा मत करो, हम दोनों तुम चारों के ससुराल में 3-3 महीने रहेंगे, ना किसी के यहाँ ज़्यादा ना किसी के यहाँ कम। अब ठीक है ना? तब चारों बोलती, हाँ अब ठीक है। मोहन जी और रागिनी को चारों बेटियों को अपने लिए आपस में लड़ता देख अपार सुख मिलता। मोहन जी ने अपनी माँ से पूछा, क्यों माँ, क्या तुमने कभी कहीं बेटों को भी यूँ आपस में लड़ते देखा है? अगर वे लड़ते भी हैं तो सिर्फ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं। माँ गहरी सांस लेती हुई बोली, बेटा देखा तो नहीं है, पर ऊँट किस करवट बैठेगा ये अभी पता नहीं। जिंदगी कब कहाँ किस मोड़ पर ले जाए पता नहीं। बेटा तुझे खुश देखकर तसल्ली हो रही है। मैं तो चाहूँगी जो इन बेटियों के मुंह से निकल रहा है वही हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मैं तुम्हें खुश देख सकूँ। पर याद रखना बेटा, घने अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। कुछ समय बाद ही माँ अपने दिल में पोता खिलाने का अरमान लिए इस दुनिया से चल बसी। चौथी बेटी रीति को ससुराल विदा करने के बाद रागिनी भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लंबे समय तक जूझने के बाद मोहन जी को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। चारों बेटियों की शादी में घर गृहस्थी के सामान, गहने सब कुछ चले गए। बचपन में किए गए अपने वादे के मुताबिक भक्ति ने अपने पापा को अपने पास बुला लिया, पर अपनी सास और जेठानी के रोज़ रोज़ के तानों के कारण उसने पिता के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। एक सुबह सास का कर्कश रूप स्वर मोहन जी के कानों में पड़ा, कैसे कैसे बेहया लोग पड़े हैं इस दुनिया में। एक बार कहीं पाँव जमा लेंगे तो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेंगे। अरे मेहमान को मेहमान की तरह रहना चाहिए। आए 2-4 दिन रहें, खाए पिए और चले गए तो ठीक लगता है। सास की राह पर भक्ति की जेठानी ने भी उनके सुर में सुर मिलाकर कहा, पता नहीं माँ जी, कैसे लोग बेटियों के ससुराल में रहकर सुबह शाम का निवाला ठूंसते हैं। मेरे भी पापा आते हैं, चाय नाश्ता ही कितने संकोच से करते हैं। वे तो कहते हैं कि मेरे लिए बेटी की ससुराल का पानी पीना भी पाप है। अगर कुछ खा पी लेते हैं तो उसका 10 गुना देकर जाते हैं। कपड़े हों, पैसे या गहने छक कर देते हैं मेरे पापा को कभी मेरे यहाँ इस तरह रहने की नौबत आएगी तो उससे पहले वे चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। मोहन जी अपमान और उपेक्षा से तड़प उठे। सामने भक्ति आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। उसके हाथ में पापा का बैग था। वो बैग मोहन जी को पकड़ाते हुए बोली, पापा अब मुझसे आपकी ये बेइज्जती नहीं देखी जाती। हर दिन हर रात मैं घुट और तड़प रही हूँ। ये लोग मुझे गालियाँ और ताने दें, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, पर आपका अपमान नहीं सहा जाएगा। मैंने दीप्ति को फ़ोन कर दिया है, आप उसके यहाँ चले जाइए। मोहन जी ने अपने हाथ में बैग लेकर भक्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए सदा खुश रहो कहा और तेजी से बाहर निकल गए। दीप्ति के घर पहुंचने पर उन्हें लगा कि मानो यहाँ भूचाल आ गया हो। दीप्ति के ससुर चिड़ियों को चावल के दाने डाल रहे थे। उसकी सास रसोई से ही चिल्लाती हुई बोली, चावल कितना महंगा है पता भी है आपको? कहीं से कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक एक पैसा छाती से लगा कर रखना पड़ता है।
इतनी भी हैसियत नहीं कि काम वाली लगवा लो। सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बहू भी आई है ऐसी कि एकदम निकम्मी, काम चोर बस। दिन भर बकरियों की तरह खाती है और अजगर की तरह सोती है। फिर कुछ बड़बड़ाती हुई दीप्ति की सास रसोई से बाहर आई। घर के दरवाजे के सामने मोहन जी को देखकर ठिठक गई। अरे भाई साहब, आप आइए ना अंदर, वहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए ना, आपके समधी को केवल शाह खर्ची की सूझती है। मैं एक एक पैसा बचाने के लिए रात दिन एक किए रहती हूँ और ये हैं केवल लुटाते रहते हैं। हमारी हालत तो ऐसी है भाई साहब कि अगर इस समय कहीं से कोई मेहमान आकर टिक गया तो हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। मोहन जी अवाक। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके गाल पर करारा तमाचा मारा हो। चाय पानी पूछने के बजाय दीप्ति की सास ने सीधे सीधे मोहन जी से कहा, वैसे कितने दिनों तक रहेंगे आप यहाँ? व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। मोहन जी घबरा उठे, कांपते स्वर में बोले, नहीं नहीं समधन जी, मैं यहाँ रुकने थोड़े ही आया हूँ। भक्ति के यहाँ से आ रहा था, सोचा दीप्ति के भी हालचाल लेता चलूँ। अच्छा अच्छा कहकर उन्होंने सुकून भरी सांस ली। अब उनकी बातों में नरमी आ गई। उन्होंने दीप्ति से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा आधे घंटे के लिए आए हैं। चाय पानी नाश्ता अच्छे से करा देना, चाहे तो खाना भी पैक कर देना। अच्छा भाई साहब, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। आप थोड़ी ही देर के लिए आए हैं, बेटी से मिल लीजिए। मैं क्यों फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद करूँ। हंसती हुई वे वहाँ से निकल गईं। कितनी जहरीली हंसी है इस औरत की। दीप्ति की सास भी भक्ति की सास की तरह तेज तर्रार है। बड़ी बदतमीज औरत है, हमेशा काट खाने को तैयार। न जाने कैसे रहती है मेरी बेटी इसके साथ। बेचारी पूरे दिन चकर गिन्नी की तरह नाचती है, पूरे घर का काम करती है। कैसी स्वस्थ हट्टी कट्टी बेटी विदा की थी मैंने, आज केवल हड्डियों का ढांचा रह गई। मोहन जी मन ही मन सोच रहे थे। दीप्ति पानी लिए पिता के पास आई। उसकी आंखें सूखी थीं। मोहन जी की आंखें भर आईं। वे बोले, कुछ नहीं लूँगा बेटा, बस तुम्हें देखने आया था। देख लिया, अब चलता हूँ। उनके निकलते ही दरवाज़ा तेजी से बंद करने की आवाज़ आई। शायद उसकी सास ने बंद किया होगा। बदतमीज औरत कहकर मोहन जी बोझिल कदमों से आगे बढ़ गए। रात एक धर्मशाला में जैसे तैसे बिताने के बाद वे अगले दिन सुबह सुबह ही बिना किसी पूर्व सूचना के तीसरी बेटी नीति के यहाँ पहुँच गए। बड़ी चहल पहल थी वहाँ। लोग कहीं निकलने की तैयारी कर रहे थे। पापा को यूं अचानक देख नीति हैरान रह गई। उसने दौड़कर पापा का हाथ पकड़ा और लगभग खींचती हुई अपने कमरे में ले गई। पापा, आप यहाँ इस तरह कैसे आना हुआ? बस बेटा, ऐसे ही आने का प्रोग्राम बन गया। सोचा चल के कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह लूँ। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पापा, हम लोग आज ही अमेरिका जाने के लिए निकल रहे हैं। 3 घंटे बाद की फ़्लाइट है। मेरी ननद की शादी है। लड़का NRI है। लड़के की ज़िद है कि शादी अमेरिका में ही हो। बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। आपको फ़ोन करके आना चाहिए था पापा। मैं कहीं आपके ठहरने की व्यवस्था करा देती। अब आप कहाँ रहेंगे? हम लोग तो जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आराम से जाओ, एंजॉय करो। मैं तुम्हारे घर में रह लूँगा और तुम्हारे घर की देखभाल भी कर लूँगा। इतना जब उन्होंने कहा तब उनकी बेटी बोली, नहीं पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घर, एक से एक कीमती सामान है घर में। आपको पता भी है कि इस घर के एक एक डेकोरेटिव आइटम 50-50 हज़ार रुपये के हैं। और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ना आप, लाखों की है। सौरभ इन्हें अपने हाथों से साफ करते हैं, किसी और मेंबर को छूने भी नहीं देते।
वैसे भी यहाँ चोरी चकारी अक्सर होती है और आप ठहरे बूढ़े इंसान, क्या कर पाएंगे? आपको तो मारेंगे ही। घर के सारे सामान चोरी हुए तो करोड़ हो गए। घर बंद करके जाने में ही भलाई है। यहाँ के चोर लूटपाट तो करते ही हैं, जान भी ले लेते हैं। और वैसे भी हम लोग 3 महीने बाद लौट ही रहे हैं। तब तक आप अपनी व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। चाहें तो रीति के यहाँ रह लीजिए। मैं वापस लौटते ही आपको अपने यहाँ बुला लूँगी। मोहन जी का सिर घूम गया। ये वही नीति है जो सबसे ज़्यादा मम्मी पापा के लिए लड़ती थी। ससुराल में जब से सबसे बड़ा वाला कमरा मैं मम्मी पापा को दूंगी। सास ससुर को घर से निकाल दूंगी, पर मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। और आज पापा से कहीं ज़्यादा कीमती घर और घर के निर्जीव सामान है। इसी नीति की शादी में घर गिरवी रख दिया था। किसी कीमत पर इंजीनियर लड़के को अपना दामाद बनाना चाहते थे, चाहे कितना भी दहेज देना पड़े। थके और लड़खड़ाते कदमों से वे बाहर आ गए। बड़ी उम्मीद और आशा के साथ वे रीति के घर पहुँचे। कम से कम उन्हें यहाँ तो एक कोने में जगह मिल जाएगी। उनकी सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी उन्हें निराश तो नहीं करेगी। पापा, आपको जब तक यहाँ रहना है रह सकते हैं, पर आपके रहते विवेक यहाँ नहीं रह सकते। मोहन जी ये सुनकर अवाक रह गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों बेटी? पापा, आपने उनका जो अपमान किया था वे अब तक नहीं भूले हैं। मोहन जी को याद आया, रीति ने प्रेम विवाह किया है जिसे मोहन जी ने कभी स्वीकार नहीं किया था। विवेक को दामाद जैसा प्यार और सम्मान देने की बात तो दूर, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की थी मोहन जी ने। पत्नी रागिनी ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने पर दोनों की शादी तो करवा दी थी, पर किसी रस्म में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मोहन जी लंबी गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं चलता हूँ। मैं तुम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं पैदा करना चाहता, पर जाते जाते एक बात जरूर पूछना चाहूँगा बेटा, कि बचपन में तो तुम चारों मेरे और अपनी माँ के लिए बहुत लड़ते थे कि हमें सहारा दोगे, बुढ़ापे की लाठी बनोगे, और आज तुम में से किसी में भी हिम्मत नहीं है कि अपने पिता को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सको। रीति के मन में शायद बहुत दिनों में से कोई गुबार भरा था। बिना एक पल की देर के तपाक से थोड़े ऊंचे स्वर में बोली, कहते तो आप भी थे हमेशा कि मैं अपनी बेटियों को कार में विदा करूंगा। बड़े घरों में जाएंगी मेरी बेटियां, रानियों की तरह ठाठ से रहेंगी। क्या हुआ आपका वादा? हमने जो कहा था वो तो बचपना था, हंसी खेल लड़ाई में कह गए, पर आप तो समझदार थे। जो कहते थे वो कर पाने की हिम्मत थी आप में। सबसे ज़्यादा दहेज तो आपने नीति दीदी को दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने लव मैरिज की, वरना दीदी की तरह सास जेठानी की गालियाँ और ताने सुनते दिन बीतता, या फिर दीप्ति दीदी की तरह अच्छा खाने और पहनने को तरस जाती। मोहन जी को मानो सांप सूंघ गया। काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरी दुनिया का अंधकार सिमट कर उनकी आंखों में सामने आ गया हो। अच्छा हुआ रागिनी ये सब देखने से पहले ही मर गई। उनका मन हुआ कि फूट फूट कर रोए, जोर जोर से चिल्लाए, मगर ये सब करने का क्या फ़ायदा? ना तो कोई उनके आंसू पोंछने वाला है और ना ही कोई उन्हें सुनने वाला है। आज उनका विश्वास झूठा साबित हुआ। बेटियों के बाप का गर्व चकनाचूर हो गया। रागिनी का रोना, माँ के ताने, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के व्यंग सब सच हो गए। माँ ने ठीक कहा था, जिंदगी कब कहाँ किस मोड़ पर ले जाए पता नहीं। घने अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है।
इतने वर्षों में आज पहली बार मोहन जी को बेटा न होने की कसक हुई। उनका कलेजा जैसे छलनी हो गया। आज मोहन जी झूठे साबित हो गए। आज उन्हें आभास हुआ कि वे जीवन की किस मरीचिका में जी रहे थे। उनकी चारों बेटियां 4 गहरी खाइयां नजर आने लगीं। हर तरफ गहन अंधकार। जीवन का सबसे दुखद अध्याय उनके सामने था। अब इस दुनिया से बुरा क्या हो सकता है? उनके सामने की सारी दुनिया जैसे झूम गई। वे गश खाकर गिर पड़े। होश आने पर देखा लोग उन पर पानी के छींटे मार रहे। उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा है। उनमें से एक ने पूछा, अंकल जी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही चक्कर आ गया था। कौन हैं आप? कहाँ जाना है आपको? मोहन जी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा दे बेटा। और इस तरह इस कहानी का अंत यहाँ पे होता है दोस्तों। सच में ऐसा होता है। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाती है। बेटी बेटी माँ बाप करते ज़रूर हैं, लेकिन बेटियों के यहाँ उस अधिकार से नहीं रह सकते, चाहे वो बेटियाँ उनके कदमों तले बिछ जाएं। जितना लड़के पे अधिकार होता है उतना लड़कियों पर नहीं होता। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।